हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यानी चार्ट प्रो एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। वी आर बेसिकली a team of 4 people who are passionate about the stock market, and we have been doing technical and derivative analysis in the stock market and have a combined experience of 30 years with us. So if you want to know more about us, then we shared our website link इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी अक्टूबर सीरीज़ का पहला वीडियो स्टार्ट करें, हमने जो अपने सितंबर सीरीज़ में जो स्टॉक्स कवर करे थे एफएनओ सेगमेंट के, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, मैं एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने उन सारे ट्रेड्स का एक्सेल शीट खोल रखा है जो हमने रिकमेंड करे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो देखते हैं कि उनमें हमने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने अपने सितंबर सीरीज़ में 3 वीडियोस बनाए थे। तो 3 वीडियोस में हमने जो स्टॉक कवर करे थे एफएनओ सेगमेंट के, वो था ग्रासिम, जिसके अंदर हमारा बुलिश व्यू था, एक किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने किया था डॉक्टर रेड्डी, जिसमें हमारा बेरिश व्यू था। और जो थर्ड वीडियो में हमने जो स्टॉक कवर किया था एफएनओ सेगमेंट में, वो था टीसीएस, जिसमें हमारा एक बुलिश व्यू था। तो आइए देखते हैं कि पहले चार्ट में, पहले स्टॉक में हमने कैसा परफॉर्म किया ओवर द सीरीज़। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जब हमने ग्रासिम जो हमने कवर किया था वीडियो में, तो उसका जो उस दिन का प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस था, वो था अराउंड 7011। तो और हमने जो हमारी फर्स्ट एंट्री ली है वो ली थी हमारी 675 लेवल्स के अराउंड। तो इसीलिए मैं आप सबको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में, उनका जो व्यूज़ होते हैं वो इंडिकेटिव व्यूज़ होते हैं, उनके जो लेवल्स होते हैं वो इंडिकेटिव लेवल्स होते हैं। इवेंचुअली जो हम ट्रेड करते हैं वो हो सकता है कि उन लेवल्स के बहुत नीचे में ट्रेड करें या ऊपर में ट्रेड करें, हमें ऊपर मिले गैप अप के चलते। तो जो ट्रेड करते हैं, वैसे जैसा हम उनमें ट्रेड प्लान करते हैं वो अलग भी हो सकता है। वो जो हम ट्रेड्स करते हैं वो उन लेवल्स के आसपास या उनसे काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको बारी बारी रिक्वेस्ट करते हैं अपने वीडियोस में कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें देखें कि हम वो ट्रेड कैसे प्लान कर रहे हैं प्रॉपर हेजिंग के साथ। अब इसमें अगर हम देखें तो मैंने कलर कोडिंग करी हुई है, ये अलग अलग कलर से ट्रेड्स को कोड किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ट्रेड एक है, ये एक लॉन्ग किया है तो उसके साथ उसका हेज लिया है उसके पुट बाय करके। जैसे इसमें भी ऐसे ही किया है कि ये 715 पे लॉन्ग किया है और उसके साथ उसकी पुट ऑप्शन 670 की बाय करी। तो पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का। दूसरा ट्रेड अगर हम देखें जो हमने 3 सितंबर को लॉन्ग किया था, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कटा, लेकिन हमारी जो हेजिंग थी उसके अंदर हमारे को ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10 पॉइंट आए। तो उसने हमारा लॉस जो था, जो ऑलमोस्ट 13,000 रुपये का लॉस था, वो कम करके 4,000 रुपये का रह गया। ऐसे ही फिर थर्ड ट्रेड में हमने बिना हेज करे लॉन्ग किया क्योंकि उसका स्टॉप लॉस छोटा था, तो वहाँ पर हमने हेजिंग की ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसे ही ट्रेड्स होते हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। कभी आपको हेज करना है, कभी आपको पुट बाय करके हेज करना पड़ता है, कभी आपको कॉल शॉर्ट करके हेज करना चाहिए। तो एज पर द सिनेरियो हम उसको अपडेट करते हैं और वैसे ही अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, अगर हमने जो लास्ट ट्रेड ग्रासिम में लिया उसमें हमने लॉन्ग किया 724 के लेवल पे, जबकि हमारा टारगेट था 750, लेकिन हम निकल गए 730 के लेवल पे। और साथ में हमने उस समय हेज किया कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके, ना कि पुट ऑप्शन बाय करके। तो उस कॉल ऑप्शन में भी हमें इवेंचुअली 17 रुपये पे हमने उसको शॉर्ट किया, तो इवेंचुअली उसमें भी हमें 14 रुपये मिले। तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट था 750 का, वो तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसका जो फायदा हमारे को हमारी शॉर्ट कॉल में हो गया। ऐसे ही हमने टीसीएस में लॉन्ग किया। टीसीएस में तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, तो इसलिए हमने उसको हेज करने का कुछ ज़रूरी नहीं समझा उस समय। और वो सीधा ही जैसे ही हमने बाई किया अगले दिन, उसके बाद वो उस प्राइस पर वापस आया ही नहीं और सीधा ही हमारे टारगेट की तरफ चला गया। और फाइनली हमने उसका एक प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट हमारे को 26 से 27,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट उसने दिया। तो ऐसे ही करते करते बिना किसी लिवरेज को यूज़ करे, और पूरे इस ट्रेडिंग में 3 लाख से ज़्यादा का मार्जिन भी कभी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ एक ही लॉट ओपन था हमेशा। तो ऐसे ही यूज़ करते हुए हमने ऑलमोस्ट 72,000 का प्रॉफिट सितंबर सीरीज में कर लिया।
अब आप देखें तो इसके अंदर हमने डॉक्टर रेड्डी का एक भी ट्रेड नहीं लिया, और कुछ लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि डॉक्टर रेड्डी तो बहुत ऊपर चले गए, वो तो 5000 का लेवल क्रॉस कर गए। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे होते तो आपको पता चलता कि हमने डॉक्टर रेड्डी में जो सेल कॉल थी वो 4295 या 4290 के लेवल के नीचे एक्टिव होनी थी, वो एक्टिव ही नहीं हुई और हमने कोई भी ट्रेड उसके अंदर किया ही नहीं इवेंचुअली। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो पिछले महीने की तो हम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टॉक डिस्कशन। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वीकेंड चार्टिंग का हमारा आज यानी 27 सितंबर 2020 का वीडियो। तो दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते एक बहुत ही शानदार आईपीओ की लिस्टिंग देखी थी, जो कंपनी का नाम था रूट मोबाइल। वो एक मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल ओटीपी, मोबाइल सर्विसेज की सेक्टर की कंपनी थी और उसकी लिस्टिंग बेहद ही शानदार थी। वो आईपीओ हमारे को 350 रुपीज़ पे मिला था और उसकी जो लिस्टिंग थी वो 680 पे होके अब उसकी जो वीकली क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 950 के आसपास आई। तो वो स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है अपने आईपीओ के प्राइस से। तो उसी फ्लेवर को, उसी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने आज का स्टॉक जो अपना कैश सेगमेंट का पिक किया है वो हमने पिक किया है ऑन मोबाइल ग्लोबल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसकी एक वेबसाइट भी खोल रखी है। तो आइए हमेशा की तरह पहले इस स्टॉक का थोड़ा सा फंडामेंटल ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद हम इसका चार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो जो ऑन मोबाइल कंपनी है ये एक मोबाइल गेमिंग और वीडियो कंटेंट स्पेस की कंपनी है। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसके ऑफिसेज हम मॉन्ट्रियल और स्वीडन में भी हैं। दिस कंपनी प्रोवाइड्स वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज इन डिजिटल इंफोटेनमेंट स्पेस। तो आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेते हैं इसकी वेबसाइट से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसकी जो सर्विसेज लिस्टेड है उसके अंदर जो पहली जो सर्विसेज ने लिस्ट करी है वो है अ वाइड रेंज ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल कंटेंट। सेकंड सर्विस जो ये प्रोवाइड करता है वो है एक इसकी सिक्योर बिलिंग सिस्टम। उसके बाद एक ये इफेक्टिव कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो कंटेंट हम वीडियो एप्स पे डालते हैं, वेरियस एप्स हम डालते हैं, उसकी जो मोनेटाइजेशन का जो पीछे का वर्क होता है, जो पूरा फ्रेमवर्क होता है वो ये कंपनी मैनेज करती है। और साथ ही में ये कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेटर का भी काम करती है। तो ये है इसके एक जो सर्विस एरियाज। अब इसके जो फंडामेंटल कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक फर्स्ट पॉइंट है कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, और दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है कंपनी जो है ये इसकी जो बुक वैल्यू है अराउंड 65 to 68 के लेवल्स पे है, लेकिन जो अब कंपनी का जो अभी का प्राइस है वो 45 रुपीज़ है। तो ये अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे अभी अवेलेबल है। तो ये है इसकी फंडामेंटल पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम इसके दो फंडामेंटल पॉइंट्स और देखते हैं जो मुझे खास पसंद आए। एक तो मैं हमेशा ईपीएस के बारे में ज़रूर डिस्कस करता हूँ या उसको ज़रूर देखता हूँ। तो इसका ईपीएस अगर हम मार्च 2018 में देखें तो वो था 1.07, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में बढ़कर हो गया 1.79, और फाइनेंशियल ईयर 20 में इसके जो ईपीएस है वो इसने क्लॉक किया है 2.61 का। और अभी एट प्रेजेंट इस ईयर का ईपीएस ऑलरेडी 3.57 का क्लॉक कर चुका है। तो इस कंपनी का जो ईपीएस है वो कॉन्टिन्यूसली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से इंक्रीज कर रहा है। अब जो इसके अंदर जो लास्ट हमारे जो पॉजिटिव फंडामेंटल पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग 48% से 49% करी है। तो 1% उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और साथ ही में एफआईज का अगर देखें होल्डिंग तो वो 1.57% से लास्ट क्वार्टर में अब वो 1.61% हो गई है। अगर हम एफआईज की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो सितंबर 2017 से जो हमारे पास डेटा है उसमें कॉन्टिन्यूसली वो शेयर होल्डिंग पैटर्न वहाँ से डिक्रीज ही कर रहा था अभी तक।
अब जाके इस लास्ट क्वार्टर में जून 20 वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी में। तो आइए अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इसका ऑन मोबाइल का वीकली चार्ट। तो अब हम इसका वीकली चार्ट स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें चार्ट का, तो चार्ट का स्ट्रक्चर एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट जो पहले अगर हम देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो 44-45 के जोन थी, उस पर पहले काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था। इसने 2018 में भी सितंबर में रेजिस्टेंस ली उसी लेवल से, फिर इसने 2019 अप्रैल में भी उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे करेक्शन दिखाई, और फिर उसके बाद सितंबर 2019 में भी उसी लेवल को क्रॉस करने में ये नाकामयाब रहा और वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया और स्टॉक अपने कोविड लोज जो उसने बनाए हैं अभी रिसेंटली वो 12 या 13 रुपये के लेवल तक आ गया वहाँ से। लेकिन अगर हम अब देखें तो स्टॉक ने 44-45 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है रिसेंट वीक्स में, और उसके ऊपर अब एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मैं आपको इसका एक मंथली चार्ट में एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं अब इसके मंथली चार्ट में। तो इसका अगर हम मंथली चार्ट देखें ध्यान से, तो इसके अंदर ये एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक ने 2013 में एक 18-19 के लेवल पे एक बॉटम बनाया था, और अब रिसेंटली भी इसने इसी 13 या 14 के लेवल पे एक बॉटम बना के ये उठ रहा है। तो एक डबल बॉटम के जैसा पैटर्न इसमें फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर उस पैटर्न को ये कंप्लीट करेगा और अपनी नेकलाइन तक जाएगा तो वो नेकलाइन इसकी 130 के अराउंड लेवल्स पे आ रही है, तो जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्टॉक को कर सकती है। तो ये भी एक इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो अब हमने इसके चार्ट स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके इंडिकेटर की तरफ, जो कि इसके अंदर एक सबसे खास बात होने वाली है, जिस वजह से मैंने इस स्टॉक को पिक भी किया है अपने इस वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। अगर हम देखें इसका MACD, तो MACD इसका एक पॉजिटिव जोन में अब चल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि तो लास्ट टाइम इसने अप्रैल 2019 में अटेम्प्ट किया था अपने MACD ने पॉजिटिव जोन में आने के लिए, लेकिन उस समय स्टॉक ने अपना 44 वाला लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो ब्रेक नहीं कर पाया था, और वहाँ से ही स्टॉक एक डाउनवर्ड मूव में चला गया था। अब अगर हम इसके और पीछे जाएं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि तो स्टॉक ने लास्ट अगस्त 2016 में इसने नीचे का क्रॉसओवर दिया था जब ये नेगेटिव जोन में आया था MACD के। तो उस 2016 के बाद अब 4 साल बाद स्टॉक ने एक पॉजिटिव जोन में आया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक इसका पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो अब देखते हैं कि लास्ट टाइम ऐसा कभी कुछ हुआ था कि ये पॉजिटिव जोन में आया हो बहुत टाइम बाद और उसमें स्टॉक में रैली देखने को मिली हो। जी हाँ, अगर हम देखें तो स्टॉक ने अक्टूबर 2010 में एक फिर से हमने नेगेटिव जोन का क्रॉसओवर दिया था, और स्टॉक काफ़ी टाइम तक लगभग 4 साल 2014 तक ये उसी जोन में रहा। उसके बाद स्टॉक ने फरवरी 2014 में एक पॉजिटिव जोन में आने की कोशिश करी, और उसके तब भी स्टॉक का जो प्राइस था वो 37 के अराउंड ही चल रहा था, और उसके बाद 6 महीने तक एक कंसोलिडेशन दिखाई और MACD इसका लेकिन पॉजिटिव जोन में ही रहा। और उसके बाद स्टॉक में जो रैली आई वो हम क्लियरली देख सकते हैं। स्टॉक अपने 38-35 के लेवल से सीधा रैली करते सीधा 135 के लेवल्स तक टच करने में कामयाब हुआ आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो यही एक सिनेरियो अभी भी बिल्ड हो रहा है MACD में। स्टॉक 4 साल बाद अपने पॉजिटिव जोन में आया है, और स्टॉक ने अपना प्राइस का जो कंसोलिडेशन है वो भी ब्रेक किया है, और रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है 45 की, और उसके ऊपर एक अब क्लोजिंग देके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे इसको हायर लेवल्स तक लेके जा सकते हैं, और प्लस ये सेक्टर भी आज अब फेवर में है रूट मोबाइल के शानदार IPO की वजह से। तो अब देखते हैं इसका टारगेट्स हमारे को क्या मिल सकते हैं। तो जो पहला जो मीनिंगफुल टारगेट आ रहा है इसका जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी एक 65 के लेवल के अराउंड,
और अगर हम दूसरा इसका टारगेट देखें तो वो आएगा हमारा अराउंड 98 या 100 के आसपास। तो और अगर हम तीसरा जो इसका एक जो टारगेट आ सकता है वो हमारा आ सकता है अराउंड 135 के लेवल्स। तो इसके हमारे अच्छे खासे टारगेट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में। तो अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे स्टॉक जो कि एफएनओ का स्टॉक होने वाला है। तो हमारा जो इस वीक का हमने एफएनओ का स्टॉक जो पिक किया है, टॉप पिक जो हमारी है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो उसका मैंने एक मंथली चार्ट खोला हुआ है। वो मंथली चार्ट क्यों खोला है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम देखें तो इस लेवल पे जो स्टॉक अभी चल रहा है वो है 74 का लेवल। अब इस लेवल पे ऑलरेडी इसने मई 2020 में एक रिवर्सल कैंडल बनाई थी जिसका जो लो था वो था अराउंड 71 के आसपास, और वो लो अभी इसने और जो इसने अभी जो रिसेंट लो बनाया है फ्राइडे के दिन पे वो बनाया है 71.65। तो उसने अभी अपना वो वाला लो ब्रेक नहीं किया है। और ये जो लेवल है हमारा 74 का वो एक बहुत ही क्रूशियल मंथली सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो ये है मेजर रीज़न है कि हमने ये स्टॉक पिक किया है। अब अगर हम इसका एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो उसमें भी इसने फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये अब इस स्टॉक में एक रिवर्सल होने के पूरे चांसेस हैं। अगर देखें तो स्टॉक जो है वो पूरा हमारा एक 95 के अराउंड के लेवल से करेक्ट होते हुए 75 के लेवल पे दोबारा अवेलेबल है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट भी ध्यान से देखें तो इसने एक अपना एक डोजी और एक हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक बनाया था मई 2020 में। तो उसका जो लो था वो एज इट इज जैसे हमने मंथली कैंडल का लो देखा था 71.15, तो वो ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। और एट द सेम टाइम इसने हमने जैसे कि देखा कि डेली चार्ट में एक रिवर्सल साइन बनाया है। तो एक तो वो लो ब्रेक न होना और वहाँ से ही रिवर्सल दोबारा से बना देना डेली चार्ट में, तो एक बुलिश इंडिकेशन हमारे को क्लियरली दे रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो ये तो है इसका प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर। अब हम इसका एक आरएसआई का स्ट्रक्चर देखते हैं। आरएसआई का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस इसके डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर इसकी करंट आरएसआई देखी जाए तो वो आ रही है अराउंड 20 के लेवल्स पे, जो कि एक बेहद ओवरसोल्ड आरएसआई कैटेगरी में जा चुकी है। लास्ट टाइम ये मार्च जो कोविड लोज थे उस दौरान इसी जोन में लगभग 18-19 के जोन में आई थी, और वहाँ से हमने एक शार्प बाउंस बैक देखा था दो बारी। एक बारी यहाँ से मार्च में ही देखा था, उसी दिन अराउंड 75 से सीधा स्टॉक 92 गया था, और एक उसके बाद दोबारा जब ये टच हुआ तो उसके बाद से एक कंसिस्टेंट रैली आई स्टॉक में, जो कि फिर इसको यहाँ से 75 के लेवल से एक 90 के लेवल्स के अराउंड ले गया। और फिर दोबारा ये स्टॉक इसी लेवल पे आया 74 के लेवल पे। वहाँ से एक डाइवर्जेंस दिखाते हुए ये स्टॉक फिर से वहाँ से एक रैली करा और पूरा जो 95 तक के लेवल को टच किया। अब फिर से जो आरएसआई है हमारी वो इसी लेवल पे अवेलेबल है 20 के लेवल पे, और वहाँ से हमारा पूरा चांसेस है कि ये फिर से एक रैली को एक यू टर्न को यहाँ से सपोर्ट करेगा। अब जो इसका एक बेसिक नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि स्टॉक बारी बारी इसी सपोर्ट को अपने टच कर रहा है। ये चौथा इंसिडेंस होगा कि जो स्टॉक अपना वापस से 74 या के अराउंड की जो सपोर्ट है उसको टच करने आ रहा है। तो जितनी बारी भी स्टॉक अपनी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस को टच करता है, उसको टेस्ट करता है, तो उतना ही वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट उसका वीक हो जाता है। तो अब ये स्टॉक इसको तोड़ भी सकता है, यही इसका एक नेगेटिव एक फैक्टर है। लेकिन जब भी हम एफएनओ किसी भी एफएनओ स्टॉक को पिक करते हैं तो हमें खासकर ये ध्यान रखते हैं कि जो अगर हमारा जो व्यू है अगर वो गलत हुआ
चाहे वो बुलिश व्यू हो चाहे वो बेरिश व्यू हो। तो हम स्टॉक ऐसा पिक करने की कोशिश करते हैं कि उस व्यू को गलत होने के बाद हम उस ट्रेड में, उस स्टॉक में एक रिवर्स ट्रेड ले सकें और अपना जो लॉस हुआ है उस स्टॉक में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके इवेंचुअली। हमारा जो बेसिक जो एक गोल होता है किसी भी स्टॉक में एंटर होने का, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने का, वो होता है उससे प्रॉफिट कमाना। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा भी बुलिश है तो हम बुलिश व्यू में ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, या वो स्टॉक बुलिश ही रहेगा, वो बेरिश भी हो सकता है। तो हमारे को उसके अकॉर्डिंगली अपना व्यू को चेंज करना है और अकॉर्डिंगली उसमें ट्रेड लेना है। तो जैसा भी, अगर इसमें हम पहले बुलिश व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो व्यू ओवर द पीरियड, ओवर द सीरीज बेरिश होता है, अगर वो लेवल ब्रेक करता है, तो हम अपना व्यू चेंज करके उसको बेरिश व्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहेंगे। तो अब देखते हैं इसका एक बेसिक टारगेट क्या हो सकता है। तो टारगेट के लिए अगर हम देखें तो इसका एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है इस लेवल पे। ये है हमारा 83 के अराउंड लेवल। तो यहाँ से स्टॉक अभी अवेलेबल है 74 पे, और जो दूसरी रेजिस्टेंस आ रही है इसकी वो आ रही है हमारी 95 के लेवल्स पे। तो यहाँ से स्टॉक 95 तक भी जा सकता है। तो चलिए अब एक फटाफट अपने दोनों स्टॉक्स को समराइज कर लेते हैं। तो जो पहला हमने जो कैश स्टॉक पिक किया है इस हफ्ते वो है हमारा ऑन मोबाइल ग्लोबल। तो वो अभी अवेलेबल है 44-45 के अराउंड, और उसका जो हमने टारगेट कैलकुलेट किया है वो टारगेट है हमारा 65, 95, और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा उस स्टॉक में तो वो 130 के अराउंड, 130-140 के अराउंड भी जा सकता है आने वाले 8 से 12 महीनों में। और जो दूसरा हमने स्टॉक डिस्कस किया है वो है हमारा FNO का स्टॉक, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इस स्टॉक में जो स्टॉक अभी अवेलेबल है 74 के लेवल्स पे, और इस स्टॉक में भी हमारा बुलिश व्यू है, और हमारे जो इमीडिएट टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारा 83 के अराउंड और 94 के अराउंड। तो ये थे हमारे आज के दो स्टॉक्स। तो दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर दोबारा से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने इन वीडियोस में FNO स्टॉक पे डिस्कस करते हैं, और उनमें जो ट्रेडिंग होती है वो हाईली रिस्की ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो उनमें कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। Thank you and have a nice trading week ahead.